Today I will continue the next sample paper for class 8th regarding the science subject for the session 2023-24. आज जो हम सॉल्व करेंगे वो करेंगे साइंस सब्जेक्ट 8th क्लास का सैंपल पेपर। किस तरह से क्वेश्चंस का क्राइटेरिया रहेगा, कितने कितने क्वेश्चंस का जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है वो किस तरह से रहेगा और टोटल क्वेश्चन जो होंगे वो कितने आपको साइंस सब्जेक्ट में अटेम्प्ट करने होंगे और टोटल मार्क्स कितने रहेंगे। टोटल मार्क्स रहेंगे साइंस सब्जेक्ट के 100 मार्क्स रहेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद अवर सैंपल पेपर और मॉडल टेस्ट पेपर रिगार्डिंग द क्लास 8th एंड द सब्जेक्ट इज साइंस। तो सब्जेक्ट कौन सा रहेगा बेटे आपका? साइंस सब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट इज साइंस एंड द सेशन इज 2023-24। ये आपका सेशन रहेगा क्लास 8th एंड टाइम जो अलॉटेड रहेंगे बेटे आपको इस पेपर को करने के लिए वो रहेंगे आपके 3 आवर्स। 3 आवर्स का समय रहेगा। 3 आवर्स के बिटवीन आपको जो पेपर होगा वो कवर करना होगा, अटेम्प्ट करना होगा। अब हम कंटिन्यू करते हैं बेटे। योर फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड विद द साइंस सब्जेक्ट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और इसमें टोटल क्वेश्चंस जो रहेंगे बेटे वो आपके कितने रहेंगे और उस हिसाब से उन क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट करना है। तो हम टोटल क्वेश्चंस जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का आपका पहला क्वेश्चन रहेगा। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन में आपका पहला जो क्वेश्चन है बेटे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन गैस। Which of the following is not a green gas? तो नाइट्रोजन गैस is not a green gas। जो नाइट्रोजन गैस होती है बेटे, it is not a green gas। Next question is which of the following cannot be changed easily by friction? हम किसको easily change नहीं कर सकते हैं with the help of a friction? friction के द्वारा हम किसको easily change नहीं कर सकते हैं? So प्लास्टिक रॉड है, कॉपर रॉड है या फिर इन्फ्लेटेड बैलून है या फिर वुडन जो है आपका क्या है, वुलन क्लोथ्स है। तो आउट ऑफ दीज विच कैन नॉट बी चेंज्ड इजिली बाय फ्रिक्शन। तो कॉपर रॉड जो है बेटे इट इज नॉट इजिली चेंज्ड बाय फ्रिक्शन। हम कॉपर रॉड को इजिली चेंज नहीं कर सकते हैं बाय द फ्रिक्शन। सो हियर द आंसर इज कॉपर रॉड। नेक्स्ट इज वॉइस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव मिनिमम फ्रीक्वेंसी। किसकी वॉइस जो है जिसमें की मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है? अ बेबी गर्ल, अ बेबी बॉय, अ मैन और अ वुमन। सो आउट ऑफ दीज अ मैन हैज लाइकली टू हैव अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी। जो मैन होता है इसकी जो है एक मिनिमम जो होती है वो फ्रीक्वेंसी होती है। अ मैन हैव अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज a tadpole develops into adult frog by the process of adult frog जो है वो by which of the following that is to be changed into a frog? A tadpole develops into an adult frog by the process of मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टैडपोल जो होता है दैट इज टू बी डेवलप्ड इनटू अ फ्रॉग। दैट मींस by the process of the metamorphosis, a tadpole it is easily developed into the frog. So this is your answer. So by the process of metamorphosis, a tadpole develops into an adult frog. Next question is the most common carrier of communicable diseases. Communicable diseases. अब communicable diseases जो होते हैं बेटे that can be easily transferred from one person to another person. तो कम्युनिकेबल डिजीजेज जो है इसमें जो मोस्ट कॉमन कैरियर जो रहेगा हमारा वो क्या रहेगा? आइदर आंट जो है, दीज आर द मेन कैरियर ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीजेज, हाउस फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई और स्पाइडर। तो इसमें जो हमारा मोस्ट कॉमन कैरियर है कम्युनिकेबल डिजीजेज का दैट इज द हाउस फ्लाई। सो हाउस फ्लाई इज द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीजेज। नेक्स्ट इज it is dangerous to burn coal in a closed room which has its which not has but which gas is produced in above situation due to which of the person sleeping in the room could be killed. I repeat the question again. It is dangerous to burn coal in a closed room and which gas is produced in above situation due to which the person sleeping in the room could be killed.
मतलब हम कई बार क्या होता है कि कमरे में कोयला जलाकर जो है वो सो जाते हैं, तो जब कोयले को जलाकर कमरे में सो जाते हैं, जो कि कमरा चारों तरफ से बंद होता है, क्लोज रूम होता है, तो उसमें कौन सी गैस होती है वो प्रोड्यूस होती है इस सिचुएशन में, जब हम कोयले को जलाते हैं एक क्लोज रूम में, एट दैट टाइम कौन सी गैस होती है वो प्रोड्यूस होती है उस सिचुएशन में, जिसकी वजह से जो पर्सन वहां पर सोया होता है दैट इज टू बी किल्ड, वो आदमी जो है वो खत्म हो जाता है, तो दैट गैस इज नोन एज कार्बन मोनोऑक्साइड। तो उस गैस का नाम क्या है बेटी? कार्बन मोनोऑक्साइड इज द गैस due to which the person sleeping in the room could be killed. So that gas is known as carbon monoxide. Next is what type of record is kept by a red data book? रेड डाटा बुक में किस तरह का रिकॉर्ड जो था वो केप्ट है, किस तरह का रिकॉर्ड जो वो स्टोर है। जो एक रेड डाटा बुक है, उस रेड डाटा बुक में विच टाइप ऑफ द रिकॉर्ड इज to be stored in the red data book. So either the record of the extinct animals is to be kept by the red data book, endangered species or dead animals या red colored animals. So out of these, which type of the record is to be kept by the red data book? So the record of the endangered species is to be kept by the red data book. So that species are known as endangered species. रेड डाटा बुक में जो रिकॉर्ड केप्ट है वो रिकॉर्ड किस चीज का केप्ट है? दैट रिकॉर्ड इज टू बी केप्ट बाय द रेड डाटा बुक, दैट इज द endangered species. Next is which of the following is not a planet of the sun? इनमें से कौन है जो कि सन का प्लेनेट नहीं है? साइरस, मरकरी, सैटर्न या फिर अर्थ। सो साइरस इज not a planet of the sun. Cyrus is not a planet of the sun. Next is which part of the cell contains organelles? कौन सा ऐसा पार्ट है सेल का? Cell is the structural and functional unit of life. तो सेल जो है इसमें कौन सा पार्ट जो है सेल का, which part of the cell contain, हाँ, सेल का कौन सा पार्ट है जो कि ऑर्गेनेलिज को कंटेन करता है। सो आपको उस पार्ट का नाम बताना है जो कि पार्ट सेल का ऑर्गेनेलिज को कंटेन करता है, कंटेन्स द ऑर्गेनेलिज। सो साइटोप्लाज्म इज अ पार्ट ऑफ द सेल दैट कंटेन्स द ऑर्गेनेलिज। ओनली द साइटोप्लाज्म इज द पार्ट दैट कंटेन्स द ऑर्गेनेलिज। सो हियर द राइट आंसर इज साइटोप्लाज्म। वैक्यूल्स, न्यूक्लियस और प्लास्टिड जो होते हैं, these do not directly contains the organelles, but only the cytoplasm, it is a part of the cell that contains the organelles. Your next question is beta, the process of conversion of sugar into alcohol is called, ऐसी प्रोसेस जिसमें हम कन्वर्शन करते हैं शुगर की अल्कोहल में। सो दैट टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज द कन्वर्शन ऑफ अल्कोहल or the process of conversion of sugar into alcohol, that process is known as fermentation process. fermentation का process एक ऐसा process होता है जिसमें हम convert करते हैं sugar को alcohol में। that means the fermentation is the process by which it is converted sugar into alcohol. So that process is known as fermentation. So the process of the conversion of sugar into alcohol, that process is known as fermentation. Next is in which substance the sodium and potassium, sodium, the symbol of sodium is Na and potassium is K. So in which substance the sodium and potassium are stored? कौन से ऐसे सब्सटेंस है जिसमें हम सोडियम और पोटाशियम को क्या करते हैं? केप्ट करते हैं, रखते हैं, सो दैट दे वुड नॉट कैच फायर। क्योंकि सोडियम एंड पोटाशियम दीज आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स, ये काफी हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, तो इस वजह से हमें कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिसमें हम सोडियम और पोटाशियम को रख सकते हैं जिसकी वजह से वो इजिली कैच फायर ना करें। तो केरोसिन ऑयल इज द सब्सटेंस वेयर द सोडियम एंड द पोटाशियम आर स्टोर्ड सो दैट दे वुड नॉट कैच फायर। अगर हम सोडियम और पोटाशियम को केरोसिन ऑयल में रखते हैं तो वो इजिली कैच फायर नहीं कर सकते हैं। सो हियर द आंसर इज केरोसिन ऑयल। Those plastids, next question is those plastids in which green pigment is present are known as, ऐसे plastids जिसमें green pigment present होता
होता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, थर्मोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है, लिकोप्लास्ट है या फिर थर्मोप्लास्ट है। तो ऐसे प्लास्टिड्स जहां पर ग्रीन पिगमेंट जो होता है वो प्रेजेंट होता है, दैट टाइप ऑफ द प्लास्टिड्स दे आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। उनको क्या कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। सो दोज प्लास्टिड्स in which the green pigments are present, they are known as chloroplast। तो क्लोरोप्लास्ट एक ऐसे प्लास्टिड्स है जहां पर ग्रीन पिगमेंट्स होता है वो क्या होता है, स्टोर होता है। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स इज कॉल्ड, ऐसा प्रोसेस जिसमें बोथ मेल और फीमेल गैमीट्स होते हैं वो फ्यूज कर जाते हैं। सो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, द प्रोसेस by which the male and the female gametes they are fused with each other, that process is known as fertilization का प्रोसेस जो है उसे कहा जाता है। फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है where the male and the female gametes they are fused with each other, so that concept is known as fertilization। next is acid rain is mainly a mixture of, acid rain किस किस चीज का मिक्सचर है। So acid rain is commonly a mixture of sulfuric acid and nitric acid, sulfuric acid and nitric acid। So here the acid rain is the mixture of sulfuric acid and nitric acid। So acid rain is commonly the mixture of sulfuric acid and nitric acid। next is the full form of CFC, the full form of CFC। so the full form of CFC is chlorofluorocarbon, it is the full form of CFC, the expanded form of CFC is chlorofluorocarbon। so the right answer is chlorofluorocarbon। now shift to the next question, and your next question is question number 16, and your question number 16 is force per unit area is called, force per unit area is called pressure। अगर हम प्रेशर की डेफिनेशन देखेंगे तो क्या होती है, force per unit area is called pressure। तो force per unit area is called pressure। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। ऑल मेटल्स आर डक्टाइल, ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, जनरली द मेटल्स आर डक्टाइल एंड सम नॉन मेटल्स आर डक्टाइल। सो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है, हमारे periodic टेबल में नियर अबाउट 118 एलिमेंट्स हैं, एंड आउट ऑफ दीज एलिमेंट्स सम आर कैटेगराइज्ड इनटू द मेटल्स, सम आर कैटेगराइज्ड इनटू नॉन मेटल्स एंड सम आर मेटोलाइट्स। तो मेजोरिटी जो है उसमें वो है मेटल्स की। तो मेटल्स के कैरेक्टर्स आपने पढ़े होंगे कि मेटल्स जो होते हैं दे हैव शाइनी सरफेस, और जो नॉन मेटल्स होते हैं दे डू नॉट हैव एनी शाइनी सरफेस। मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, नॉन मेटल जो होते हैं वो नॉन डक्टाइल होते हैं। तो इसमें जो स्टेटमेंट है कि ऑल मेटल्स आर जनरली डक्टाइल, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज जितने भी मेटल्स हैं वो जनरली क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट दैट ऑल द मेटल्स आर डक्टाइल मेटल्स, और जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं दे आर जनरली नॉन डक्टाइल। द गैस यूज्ड इन द ऑपरेशन ऑफ एक्सटिंग्विशिंग फायर, जो गैस हमारी एक्सटिंग्विशिंग फायर के ऑपरेशन के लिए यूज होती है वो कौन सी गैस है, एक्सटिंग्विशिंग फायर, ठीक है। एक्सटिंग्विशिंग फायर को यूज जो हम करते हैं तो कौन सी गैस का यूज करते हैं, तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और आपकी मीथेन जो गैसेस हैं, these gases are not used for the purpose of the extinguishing fire, but only the carbon dioxide is the gas, that gas is used for the purpose of the extinguishing fire. So here carbon dioxide is the right answer because carbon dioxide gas is used for the purpose of the extinguishing fire. Now the next question is question number 19, and your question number 19 is yeast is used in the production of, yeast जो है it is mainly used for the production of either sugar, alcohol या फिर hydrochloric acid, oxygen. So out of these, yeast is mainly used for the production of alcohol, because जो alcohol है ये किस के प्रोडक्शन है, it is the production of the
ईस्ट दैट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन। ईस्ट जो है इसको स्पेशली किस चीज के प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है? ईस्ट को स्पेशली यूज किया जाता है अल्कोहल की प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि अल्कोहल की प्रोडक्शन तभी होती है जब हम ईस्ट का यूज करते हैं। सो हियर ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द जाइगोट आर। जो न्यूक्लियाई है दैट इज प्रेजेंट इन द जाइगोट, तो उस न्यूक्लियाई में जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होंगे जाइगोट में वो कितने होंगे? जाइगोट के अंदर न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस में कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे? तो जो न्यूक्लियाई है जाइगोट का, उसमें जो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होंगे दे आर 1, क्योंकि जाइगोट के अंदर जो न्यूक्लियाई है द नंबर ऑफ दैट जाइगोट इन द न्यूक्लियाई इज 1। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। इससे पहले जो हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किए वो किए हमने सही ऑप्शंस को टिक करने वाले, तो जिसमें हर एक क्वेश्चन जो था एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। द टोटल कम्स आउट टू बी, जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से रिलेटेड उतना आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें आपने क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं, पर दैट आंसर्स इन अ वेरी ब्रीफ मोड। आपको एक ब्रीफ मोड में उनके आंसर्स देने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है बेटे? क्लियर ट्रांसपेरेंट वाटर इज ऑलवेज फिट फॉर ड्रिंकिंग। कमेंट क्या लिखा हुआ क्वेश्चन आपका? क्लियर ट्रांसपेरेंट वाटर इज ऑलवेज फिट फॉर ड्रिंकिंग। कमेंट। हमें कई बार पानी जो होता है वो साफ सुथरा दिखाई देता है, बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है, ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है, जिसमें हमें कोई इंप्योरिटीज नहीं दिखाई देती है। बट आफ्टर दैट वाटर इज सुटेबल और फिट फॉर द ड्रिंकिंग पर्पज और नॉट, दैट इज द क्वेश्चन। सो कमेंट ऑन दैट स्टेटमेंट। तो ये हम नहीं कह सकते इट इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि कई बार ट्रांसपेरेंट या साफ पानी भी जो होता है वो साफ नहीं होता है, बिकॉज एट दैट टाइम दैट वाटर कंटेन्स अ नंबर ऑफ इंप्योरिटीज। उसमें नंबर ऑफ इंप्योरिटीज जो होती है वो प्रेजेंट होती है। सो इट इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। क्लियर ट्रांसपेरेंट वाटर में अपीयर क्लियर बट इट इज नॉट प्योर। वो हमें प्योर दिखाई देता है, क्लियर दिखाई देता है। क्लियर ट्रांसपेरेंट वाटर जो होता है वो हमें क्लियर दिखाई देता है, बट दैट वाटर इज नॉट अ प्योर वाटर। अब वो हमें क्यों प्योर वाटर नहीं होता है? बिकॉज एट दैट टाइम इट कंटेन्स द डिसॉल्व्ड इंप्योरिटीज एंड मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन देम, क्योंकि उस पानी में डिसॉल्व्ड इंप्योरिटीज बहुत ज्यादा होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये कहते हैं दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मे बी द करियर ऑफ द डिजीजेस, क्योंकि हमें कोई भी बीमारी लगती है तो वो किस चीज से लगती है? बाय द वाटर। क्योंकि अगर वो वाटर अनफिट होगा फॉर द ड्रिंकिंग पर्पज और उस वाटर को हम पी रहे हैं, आफ्टर दैट उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे दे आर द करियर ऑफ मेनी डिजीजेस, क्योंकि मैक्सिमम डिजीजेस के जो करियर होते हैं दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि सो वाटर फिट फॉर द ड्रिंकिंग, क्लीन वाटर, ट्रांसपेरेंट, ओडोरलेस, डिवॉइड ऑफ जर्म्स एंड डिसॉल्व्ड इंप्योरिटीज। इन चीजों से अगर दूर हो, उसमें कोई जर्म्स नहीं होने चाहिए, उसमें कोई इंप्योरिटीज नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होने चाहिए, और वो ओडोरलेस होना चाहिए। आफ्टर दैट वाटर इज फिट फॉर द ड्रिंकिंग पर्पज। सो बेस्ट वे जो है हमारा टू गेट प्योर वाटर इज बॉइलिंग। तो सबसे बढ़िया तरीका जो है पानी का, बेस्ट वे फॉर द ड्रिंकिंग वाटर दैट इज द बॉइलिंग वाटर। अगर हम पानी को बॉइल कर पिए, सो दैट वाटर इज सेफ फॉर अस, एवरीवन दैट वाटर इज सेफ फॉर अस, बिकॉज बॉइलिंग किल द जर्म्स एंड बॉइल्ड वाटर कैन बी यूज फॉर द ड्रिंकिंग पर्पज। क्योंकि जो बॉइल्ड वाटर होता है जब हम बॉइल करते हैं, आफ्टर दैट बॉइल्ड वाटर किल द जर्म्स एंड आफ्टर दैट वाटर इज सुटेबल और फिट फॉर द ड्रिंकिंग पर्पज। तो ये जरूरी नहीं है कि जो हमें क्लीन ट्रांसपेरेंट वाटर, जो ट्रांसपेरेंट वाटर है वो सेफ है फॉर द ड्रिंकिंग पर्पज। क्यों सेफ नहीं है? ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। इट इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज द क्लीन ट्रांसपेरेंट वाटर ऑलवेज कंटेन्स द impurities and the germs or the microorganisms that are present in the water, and these germs are the carrier of the many diseases, and the safe purpose for the drinking water, that is the boiling water, because the boiling water kills the germs and after that water is suitable for the drinking purpose। तो आप यहाँ नोट कर सकते हैं इस आंसर को। तो इस वजह से ये वाटर जो होगा वो सेफ होगा फॉर द ड्रिंकिंग पर्पज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ द स्काई कैन यू फाइंड वीनस इफ इट इज विजिबल एज एंड एवरीथिंग स्टार। ठीक है बेटे, तो इसमें आपको ये देखना है कि इन विच पार्ट ऑफ द स्काई कैन यू फाइंड वीनस, कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें हम वीनस को क्या कर सकते हैं? इफ इट इज विजिबल एज एन इवनिंग स्टार, नॉट एवरीथिंग बट एज एन इवनिंग स्टार।
इवनिंग। अब रीड करते बेटे दोबारा से क्वेश्चन को, इन विच पार्ट ऑफ द स्काई कैन यू फाइंड वीनस इफ इट इज विजिबल एज एन इवनिंग स्टार। नॉट एवरीथिंग है, वहां कट कर दिया बेटे, एवरीथिंग नहीं है, बट दैट इज इवनिंग। तो कौन सा पार्ट है हमारा स्काई का जहां पर हम फाइंड कर सकते हैं वीनस को इफ इट इज विजिबल एज एन इवनिंग स्टार। सो दैट इज द इन द वेस्ट पार्ट ऑफ द स्काई। वेस्ट पार्ट ऑफ द स्काई पर हम फाइंड कर सकते हैं वीनस को, दैट इज विजिबल इन द इवनिंग स्टार। नेक्स्ट इज sometime a cracking sound is heard while talking, not taking but while taking off his sweater during winter. Explain. Sometime a cracking sound is heard while taking off his sweater during the winter. कई बार आपने देखा होगा कि जब सर्दियां होती हैं, सर्दियों में हम जब गर्म कपड़े वुलन क्लोथ्स पहनते हैं तो उस टाइम वो क्रैकिंग की आवाज आती है। एट दैट टाइम अ क्रैकिंग साउंड इज टू बी हियर। सो व्हाट इज द रीजन व्हाई at that time a cracking sound is heard while taking off his sweater or the woolen clothes during the winter? The reason is woolen clothes get electrically charged when they get rubbed. क्योंकि जो woolen या जो woolen clothes होते हैं, sorry, when the woolen clothes जब हम सर्दियों में पहनते हैं एट दैट टाइम एक क्रैकिंग की आवाज आती है। तो कारण क्या है बेटे कि वुलन क्लोथ्स होते हैं, दे गेट इलेक्ट्रिकली चार्ज। क्यों? जो वुलन क्लोथ्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं व्हेन दे गेट रब, जब उनको रब किया जाता है, आफ्टर दैट दे गेट इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड and due to rubbing attraction or repulsion occurs between their lost particles which result in cracking sound. क्योंकि जो उनकी rubbing attraction होती है, repulsion होती है, वो occur करती है between their lost particle which results in the cracking sound. That's why a cracking sound is to be heard while taking off a sweater during the winter. So this is the main reason. क्योंकि जो woolen clothes होते हैं वो electrically charged होते हैं जब उनको rub किया जाता है, and due to this rubbing attraction or repulsion occur between their lost particles which results in the cracking sound. उसी वजह से वो cracking sound में result कर जाती है। Next है prepare a list of electroplated objects around you. आपको electroplated objects की आपको क्या करनी है, एक लिस्ट तैयार करनी है जो कि आपके इर्द गिर्द है। इलेक्ट्रोप्लेटेड प्लेट्स की आपको क्या करनी है, एक लिस्ट तैयार करनी है, एंड दैट इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू। सो इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑब्जेक्ट्स नंबर 1 पर कौन सा आपका हैंडल बार ऑफ साइकिल, जो आपका हैंडल बार ऑफ साइकिल है, इट इज द इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑब्जेक्ट। सेकंड वन इज व्हील रिम्स, इट इज आल्सो इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑब्जेक्ट। आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट्स, artificial ornaments are also electroplated objects. Bar taps and kitchen gas burners, all these are the electroplated objects that are around us. Next is what is mensuration? Explain. Mensuration क्या है? Mensuration का जो phase है that is to be normally starts between the age from 10 to 14 years, and that is known as mensuration. And when this stops, and it stops at the age of 45 to 50 years, and that phase is known as menopause phase. So the rhythmic changes in the uterus which occurs about every 28 days throughout the reproductive cycle of the woman except the pregnancy is called the menstruation cycle. अब menstruation cycle क्या होता है कि जो rhythmic changes है especially in the uterus में जो भी rhythmic changes होते हैं, the rhythmic changes in the uterus which occurs about every 28 days. हर एक 28 days के बाद ये rhythmic changes जो होते हैं they occur in the uterus and throughout the reproductive cycle of the woman except the pregnancy. Except the pregnancy is called as the menstrual cycle. उसको हम क्या कहेंगे बेटे, menstrual cycle कहेंगे. That cycle is known as the menstrual cycle. अब फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं इनिशिएट द थिकनिंग ऑफ द यूट्रस. जो भी आपके फीमेल सेक्स हार्मोन्स होंगे एट दैट टाइम दीज फीमेल सेक्स हार्मोन्स वो क्या करेंगे बेटे, थिकनिंग ऑफ द यूट्रिन वॉल फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज. क्योंकि जो आपकी थिकनिंग है यूट्रिन वॉल की, दैट इज यूज्ड फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम
and the purpose of the thickening of the uterine wall, that is only for the purpose of the implantation of the fertilized ovum. And if the ovum is not fertilized, अगर ovum fertilized नहीं करता है, at that time the lining wall is broken. क्योंकि जो मेन पर्पस है जो थिकनिंग यूट्रिन वॉल का, दैट इज फॉर द पर्पस ऑफ द इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम. बट इफ द ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड, अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं कर रहा है, एट दैट टाइम द लाइनिंग वॉल इज ब्रोकन डाउन. उस टाइम पर जो लाइनिंग वॉल होगी दैट इज टू बी ब्रोकन डाउन, द डिस्चार्ज फॉर्म ऑफ द बॉडी, एंड दिस इज कॉल्ड एज द मेंस्ट्रुएशन. उसको क्या कहा जाएगा? मेंस्ट्रुएशन कहा जाएगा. When the ovum is not fertilized and the lining wall is broken down, and at that time the discharge from the body, that process is known as the menstruation. And the period of the menstruation starts from 10 to 14 years and it stops between the age from 45 to 50 years, and that phase is known as menopause phase. Next is, what are the advantages of use CNG and LPG as fuels? ठीक है, क्या क्या एडवांटेजेस है CNG की? ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की एज अ फ्यूल्स के तौर पर. तो पहले हम एडवांटेजेस लेंगे LPG की. सो इट इज कंसिडर्ड टू बी बेटर फ्यूल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस. क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि क्या कारण है इनकी जिसकी वजह से हमें ये लग रहा है कि बेटर फ्यूल है. तो it is LPG out of CNG and LPG. LPG is considered to be a better fuel because of the following reason. अगर हम compressed natural gas या फिर LPG liquefied petroleum gas दोनों में से फ्यूल के तौर पर देखें तो LPG is better fuel as compared to CNG because of the following reasons. अब कौन कौन से वो following reasons है? On the behalf of that, we are considering that LPG is a better fuel. पहले ये कि LPG it has a high calorific value. जो LPG है इसका जो calorific value है it is very high and it is about 50 kg. जो उसकी calorific value है वो कितनी है? 50 kg. The calorific value of LPG is near about 50 kilograms. This means that when 1 gram of LPG burns in a gas stop, it produces about 50 kilojoules of the heat energy. अगर जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है उसका हाई कैलोरीफिक वैल्यू है और उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है 50 kg की, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब हम 1 ग्राम LPG को बर्न करेंगे गैस में तो गैस स्टॉप्स एंड इट प्रोड्यूसेस अबाउट 50 किलो जूल ऑफ हीट एनर्जी. और वो कितनी किलो जूल हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा? 50 किलो जूल हीट एनर्जी जो वो उस टाइम पर प्रोड्यूस करेगा. दूसरा है इट बर्न्स विद अ स्मोकलेस फ्लेम. कोई इसमें स्मोक्स नहीं होते. इट इज अगेन अ ग्रेट एडवांटेज ऑफ द LPG दैट इट बर्न्स विद अ स्मोकलेस फ्लेम सो दैट इट डज नॉट कॉज पॉल्यूशन. इस वजह से वो कोई पॉल्यूशन भी कॉज नहीं करता है. LPG does not produce any poisonous gases. कोई भी poisonous gases को produce नहीं करता है at the time of burning. LPG does not produce any poisonous gases at the time of the burning. Next is LPG is easy to handle and convenient to store. काफी easy है handle करने में and it is very convenient to store. And LPG is very neat and clean domestic fuel. काफी neat and clean domestic fuel LPG जो है. और उसके बाद हम देखते हैं एडवांटेजेस CNG के हैं. इट डज नॉट कॉज एयर पोल्यूशन. जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी टाइप ऑफ द एयर पोल्यूशन. किसी भी टाइप का एयर पोल्यूशन जो है CNG प्रोड्यूस नहीं करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, व्हिच गैसेस इज कंट्रीब्यूट टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट. कौन सी गैसेस कंट्रीब्यूट करती है ग्रीन हाउस इफेक्ट में? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इन अ वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन. ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इट इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इन अ वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन. काफी स्मॉल प्रोपोर्शन में ये प्रेजेंट होती है. इट इज प्रेजेंट इन अ वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन एंड इट हेल्प्स इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. सबसे बड़ी मेन खासियत जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वो ये है कि इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस बाय व्हिच द ग्रीन प्लांट्स कैन मेक और प्रिपेयर देयर ओन फूड देमसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड वाटर. So the main advantage of the carbon dioxide gas that it helps in the process of the photosynthesis and it is also absorbed by the oceans to form carbonate rocks. It is also produced by the oceans to produce the carbonate rocks and it also produces greenhouse effect. और ये greenhouse effect को भी produce करती है and the heating of the earth due to trapped radiations
एंड दैट ट्रैप्ड रेडिएशंस इज कॉल्ड एज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। सबसे बड़ा मेन कॉज जो है इसका कि इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस अ ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड द हीटिंग ऑफ द अर्थ ड्यू टू ट्रैप्ड रेडिएशंस एंड दैट इफेक्ट इज नोन एज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो यहाँ लिख सकते हैं आवर सनलाइट जो है कंसिस्टिंग ऑफ अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड रेडिएशंस, हमारे एटमॉस्फेयर में अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड रेडिएशंस जो है वो प्रेजेंट है एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस दीज आर एब्सॉर्ब्ड बाय द जोन लेयर्स। ठीक है, ओजोन लेयर, क्योंकि जो हमारे एटमॉस्फेयर में हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज है तो उसमें जो हमारी ओजोन लेयर होती है ये एक क्या करती है, एक ब्लैंकेट की तरह काम करती है जिससे कि वो उन हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को अर्थ तक पहुंचने नहीं देती है। तो इस वजह से ये ओजोन लेयर के द्वारा और जो इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं दीज आर पासिंग थ्रू द एटमॉस्फेयर एंड रीचेस द सरफेस ऑफ द अर्थ, क्योंकि ये जो इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं दीज आर पासिंग थ्रू द एटमॉस्फेयर एंड आफ्टर दैट दे रीचेस द सरफेस ऑफ द अर्थ। So there are 4 gases which cannot trap the infrared radiations and these are कौन सी वो gases है बेटे? Number 1 is carbon dioxide, second one is water vapor, third one is ozone and the fourth one is methane. So these are the 4 infrared these are 4 gases which can trap the infrared radiations। ये 4 gases है जो कि क्या करती है, infrared radiations को ट्रैप करती हैं। और वो 4 gases कौन कौन सी हैं जो कि infrared radiations को ट्रैप करती हैं? Number 1 is carbon dioxide, second one is water vapors, third one is ozone and the fourth one is methane gas. So these are the 4 gases which are trapped by the infrared radiations. तो यहाँ पर ये आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो डायग्राम है, दिस इज द सन, ये सन है, यहाँ पर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड CFC रिफ्लेक्टेड बैक टू स्पेस बाय द एटमॉस्फेयर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मीथेन गैस है एंड दिस इज द सनलाइट दैट इज रिफ्लेक्टेड बाय द सरफेस, सन इज रिफ्लेक्टेड बाय द सरफेस एंड हियर इट इज द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस है बेटे? एटमॉस्फेयर में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है एंड दिस इज द ग्रीन हाउस गैसेस दैट ट्रैप द हीट फ्रॉम द सन। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन एंड वाटर। दीज आर द 4 गैसेस जो कि हमारी ट्रैप कर रही है बाय द इंफ्रारेड रेडिएशंस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, water and these are the human activities that releases the greenhouse gases. These are the human activities that are released the greenhouse gases। जैसे व्हीकल चल रहे हैं, व्हीकल से जो है वो धुआं जो वो निकल रहा है, ये चिमनीज है जहां से जो धुआं जो वो पॉल्यूट हो रहा है एंड दिस इज द सनलाइट that is absorbed at the surface. So this is the diagrammatically representation of the greenhouse effect and this is the sunlight that is to be absorbed at the surface। ये sunlight है जो कि कहां absorbed हो रही है? surface के ऊपर absorbed हो रही है। नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड। आपके पास क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके आंसर्स आपने सिर्फ और सिर्फ वन वर्ड में देने हैं। पहला क्वेश्चन है केमिकल सब्सटेंस व्हिच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द प्लांट्स। क्योंकि हर एक को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। एवरीवन नीड्स न्यूट्रिएंट्स फॉर द बेटर ग्रोथ एज वेल एज डेवलपमेंट। तो अगर वो न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में ना हो तो बॉडी जो थी वो ग्रो नहीं करती है। सेम इन द वे द प्लांट्स जो है उनको भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है फॉर द बेटर ग्रोथ एंड फॉर द बेटर डेवलपमेंट। सो केमिकल सब्सटेंस दैट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द प्लांट, उस केमिकल सब्सटेंस का नाम बताना है जो कि क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। सो फर्टिलाइजर इज द केमिकल सब्सटेंस विच प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट। सेकेंड इज ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म पेट्रन्स। जो ग्रुप ऑफ स्टार्स है पेट्रन्स बनाता है, ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म्स द पेट्रन्स एंड दैट इज नोन एज कंसोलेशंस। उसको क्या कहा जाता है? कंसोलेशंस। Earthquake tend to occur at the boundaries of the earth plate. These are called as seismic zone or the fault zone. Earthquake tend to occur at the boundaries of the earth plate and these are called as the seismic zone or the fault zone. The hormones secreted by adrenal gland, जो हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं एड्रीनल ग्लैंड के द्वारा, उस हार्मोन को क्या कहा जाता है? द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द एड्रिनल ग्लैंड। जो हार्मोन सिक्रेट होता है एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा, दैट हार्मोन इज नोन एज एड्रेनलिन। दैट इज नोन एज एड्रेनलिन। वेयर डू द एग ड्वेल्प? एग कहां ड्वेल्प होता है? एग ड्वेल्प्स इनसाइड, अंदर की तरफ जो है वो एग जो होता है वो ड्वेल्प होता है। सो एग ड्वेल्प्स इनसाइड।
एग कहां ड्वेल होता है बेटे? एग ड्वेल्स इनसाइड द ओवरी. तो वेयर डू द एग ड्वेल्स? एग ड्वेल्स इनसाइड द ओवरी. इनसाइड द ओवरी. नोट कर सकते हैं बेटे आप इसको. एग ड्वेल्स इनसाइड द ओवरी. नेक्स्ट इज विच गैस इज फॉर्म्ड व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल. कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है जब हम क्या करते हैं? मेटल्स को एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं. व्हेन द मेटल्स रिएक्ट विद एसिड, मेटल्स react with acid, at that time the gas is produced. That gas is known as hydrogen gas. Hydrogen gas. Hydrogen gas. नेक्स्ट इज और भी इसमें क्वेश्चन है बेटे, जैसे आपका कि बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लिविंग थिंग्स. जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है लिविंग थिंग्स की, वो क्या है बेटा? बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लिविंग थिंग्स. बेसिक. नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स. जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है बेटे लिविंग थिंग्स की, उस यूनिट का नाम क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लिविंग थिंग्स, वो क्या है? सेल. सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लिविंग थिंग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, स्पीशीज फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट. स्पीशीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट एंड दैट हैबिटेट इज नोन एज एंडेमिक स्पीशीज. उसको हम क्या कहेंगे? एंडेमिक स्पीशीज. सो यहां पर बेटे आपके ये क्वेश्चंस हो गए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ठीक है, पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द थ्रेट टू ताजमहल. डिस्क्राइब द थ्रेट टू ताजमहल. ताजमहल जो है वो बहुत चमकता है, पर आपको वो थ्रेट जो है वो डिस्क्राइब करना है जो कि ताजमहल के ऊपर है. सो ताजमहल इज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड. ये सभी जानते हैं कि ताजमहल इज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड. वर्ल्ड के 7 वंडर्स में से जो है ताजमहल है. एंड इट इज व्हाइट बिल्डिंग दैट इज मेड अप ऑफ व्हाइट मार्बल्स. ये व्हाइट कलर की बिल्डिंग है एंड दैट व्हाइट बिल्डिंग इट इज मेड अप ऑफ व्हाइट मार्बल्स. एंड द मॉन्यूमेंट इज बीइंग थ्रेटन्ड बाय एयर पॉल्यूशन. और जो उसका मॉन्यूमेंट है इट इज टू बी थ्रेटन्ड बाय द एयर पॉल्यूशन. किसके द्वारा थ्रेटन्ड हो रहा है बेटे? दैट इज टू बी थ्रेटन्ड बाय द एयर pollution. And the area surrounding Taj is filled with many harmful gases. जो ताजमहल का जो एरिया है it is to be filled with many harmful gases such as sulfur dioxide है, nitrogen oxide है. All these gases that are causes threatened or danger harm to the Taj Mahal. And the gases are sulfur dioxide as well as nitrogen oxide. So this is the main threat to the Taj Mahal. The Taj Mahal is one of the 7 wonders of the world, and it is a white building that is made up of the white marbles. And the monument is being threatened by the air pollution and the area surrounding by the Taj Mahal. It is filled with many harmful gases, and these gases are in the form of such as sulfur dioxide as well as nitrogen oxide. These are the gases: sulfur dioxide and nitrogen oxide. नेक्स्ट इज स्टेट इन राइटिंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताने हैं. तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? द रिफ्लेक्शन एट द स्मूथ सरफेस इज फाउंड टू ओबे द फॉलोइंग 2 laws, and these 2 laws are called as the laws of reflection. One is the angle of incidence is equal to the angle of reflection. पहला लॉ जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का, उसमें जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन. Angle of incidence is equal to the angle of reflection. This is the first law. Angle of incidence is equal to the angle of reflection. Second जो है the incident ray, the reflection ray and the normal ray at the point of incidence lie in the same plane. This is the second law. जो incident ray है, reflection ray है, as well as the normal ray at the point of incidence, they lie in the same plane. This is the second law of reflection. Next is suppose you are outside your home and an earthquake strikes. What precautions would you take to protect yourself? Suppose करो आप घर के बाहर हैं
और अर्थक्वेक जो है वो स्ट्राइक कर जाता है, उस टाइम पर आप कौन सी सावधानियां, कौन से प्रिकॉशंस को आप बरतेंगे जिससे कि आप अर्थक्वेक से अपना बचाव कर सके। तो लाई डाउन इन ओपन, ठीक है, लाई डाउन नीचे की तरफ को आपने ओपन में डाउन कर जाना है। फार फ्रॉम बिल्डिंग, जितनी भी बिल्डिंगें होंगी वहां से आपको दूर जाना है। लाई डाउन इन ओपन, फार फ्रॉम द बिल्डिंग, ट्रीज एंड इलेक्ट्रिक वायर्स, इन चीजों से आपको दूर होना है। फार फ्रॉम द बिल्डिंग, फार फ्रॉम द trees, far from the electrical wires, and do not step out from the car or bus. Do not step out from the car or the bus. Take car or bus towards open areas. जो आपकी कार या बसेस होगी that are to be take off on the open areas. Take car or bus towards open areas. So these are some precautions that are you take while when you are outside your home, and at that time following precautions are to be taken. Lie down in open, far from the building, trees as well as electrical wires, and do not step out from the car or the bus, as well as take car or bus towards an open area. Give examples to show that friction is both a friend and a foe. Friction as a friend, we can write with the pen or the pencil, that's why it is a friend. Teacher is able to write with the chalk on the blackboard, that's why it is a friend. And we walk on the floor, it is again a friend. Fix a nail on the wall, ठीक है, हम write कर रहे हैं पेन या पेंसिल के साथ, that's why friction is friend. टीचर इज एबल टू राइट विद द चॉक ऑन द ब्लैक बोर्ड, टीचर जो है वो चॉक की हेल्प से बोर्ड पर वो लिख सकता है। हम फ्लोर पर चल सकते हैं। फिक्स अ नेल, हम वॉल पर या दीवार पर जो है वो नेल को फिक्स कर सकते हैं। तो इस वजह से फ्रिक्शन जो है वो क्या है, फ्रेंड है। वी राइट with the help of a pen or pencil. Teacher can write on the blackboard with the help of a chalk. We walk on the floor as well as we उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, दीवार पर जो है वो नेल को लगा सकते हैं। तो that's why friction is a friend. And how we can say that friction is as a foe? It weakens the materials, it produces heat in machines which damages the various parts, and stones or rubbing produces fire. So that's why friction as a foe. Stones or rubbing produces fire. It produces heat in machines which damages the, वो damage कर देते हैं किस चीज को, various parts को, and it weakens the material. That's why friction as a foe. Make a level diagram of the candle flame. आपको एक level diagram बनानी है किस चीज की, candle flame की। और वो level diagram क्या है? There are 3 zones of the candle, ठीक है। जो सबसे इनर मोस्ट में होती है, अंदर की तरफ होती है, सबसे अंदर इनर मोस्ट पर जो है उसको हम क्या कहते हैं, दिस इज द ब्लू जोन, दिस इज ब्लू जोन, जो सबसे अंदर है, एंड दैट जोन इज नोन एज द ब्लू जोन। उसके बाद जो आपकी ब्लू जोन की जो बाहर वाली जोन है, दैट जोन इज नोन एज डार्क जोन, ये ब्लू जोन है आपका। आफ्टर दैट जो ऊपर सबसे है, दैट इज नोन एज द ल्यूमिनस जोन, जहां पर आपकी हीट जो थी वो प्रोड्यूस होती है, दैट इज नोन एज द ल्यूमिनस जोन। और जहां पर सबसे आउटरमोस्ट बाहर है, दैट इज नोन एज नॉन ल्यूमिनस जोन। सो दिस इज द वेल लेवल डायग्राम ऑफ द कैंडल फ्लेम, कैंडल फ्लेम। तो इस तरह से बेटे हमने आज 8th क्लास का साइंस सब्जेक्ट का सैंपल पेपर जो है वो सॉल्व किया है। अब 26 फरवरी से मैक्सिमम बोर्ड क्लासेस के जो वो एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं, तो समय बहुत कम बचा हुआ है। सो बेस्ट विशेस फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशन। और इसी तरह का पैटर्न जो होगा बेटे आपका फाइनल एग्जाम में साइंस सब्जेक्ट का आएगा, तो इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करें, जिससे कि आप अच्छे से अच्छी परसेंटेज जो है वो एग्जाम में स्कोर कर सकें।